प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम का एक आतंकी संगठन जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, उसे अमेरिका की तरफ से फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ घोषित कर दिया गया है और इसके साथ साथ स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट का भी दर्जा इसे अमेरिका के द्वारा दिया गया है। और इस बात पर भारत को बहुत ही प्रसन्नता हुई। भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका के इस मूव को बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में बोला कि ये इंडिया और जो यूएस के बीच का काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है उसको इंगित करता है कि कैसे भारत और अमेरिका मिलकर के आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं। दरअसल जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसमें द रेसिस्टेंस फ्रंट ने भूमिका ली थी, अपनी जिम्मेदारी की हमने अटैक किया था। और ये जो संगठन है ये लश्कर तैयबा से संबंधित है, लश्कर तैयबा का एसोसिएट है जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा। लेकिन द रेसिस्टेंस फ्रंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में एक्टिव है और एक इंडिजिनस टेरर ग्रुप के रूप में काम करता है। 2019 में इसका गठन हुआ और ये सोशल मीडिया पर उभरा, खासकर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से इसने अपना एग्जिस्टेंस शुरू किया। और इसका जो मूल पर्पस था वो था वहां के लोगों को, यानी जो लोकल ऐसे लोग हैं, खासकर रिलीजियस माइनॉरिटीज, धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, जिसमें हिंदू कश्मीरी लोग थे, कश्मीरी पंडित जो थे उनको टारगेट करना, लेबरर्स जो अलग अलग वहां के मजदूर थे या किसी और राज्य से मजदूर आए थे उन सब की हत्याएं करना। इसके साथ साथ जो वहां पर जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे उन सबको भी टारगेट करना, बस ड्राइवर्स वगैरह, इन सबको भी टारगेट करने का ये कोशिश कर रहे थे। और इनको जो है यानी रेसिस्टेंस फ्रंट वालों को ये बहुत जरूरी लगा कि वो लोकल सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा जीतें और इसके लिए वो लोकल मुद्दों को उठा करके स्थानीय लोगों के बहुत ज्यादा करीब बनने की कोशिश, यानी करीबी बनने की कोशिश करने लगे। और उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उन सब के बारे में आवाज उठाई और खासकर जो धारा 370 हटाया गया था 2019 में, उसके बाद से ये एक्टिव होकर के काम करने लगा वहां पर। और इसलिए जब ये देखा गया कि कश्मीर को स्थिर बनाना है, कश्मीर में विकास को बढ़ावा देना है, कश्मीर में एक समावेशी विकास की व्यवस्था रचनी है, तो उसमें ऐसे जो ग्रुप्स हैं वो सब घातक सामने आ रहे थे और इसलिए इनको टारगेट करना भी आवश्यक था। तो भारत सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत इसे अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया, बैंड किया। ये जो टेरर ग्रुप है इसको भारत सरकार ने कहा भाई ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये टेरर फंडिंग के कामों में भी लिप्त है, लश्कर तैयबा से पैसा ले रहा है। लश्कर तैयबा के साथ साथ ये हिजबुल मुजाहिदीन से भी अपना लिंक रखता है और जो एंटी फासिस्ट ग्रुप है यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट ग्रुप, उससे भी अपना कनेक्शन रखता है। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जो कि पाकिस्तान के जितने टेररिस्ट जिहादी ग्रुप्स हैं उनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी इसका कनेक्शन है द रेसिस्टेंस फ्रंट का। तो जब तक रेसिस्टेंस फ्रंट जैसे संगठनों को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं किया जाता, तब तक उनको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं या उन्हें हेल्प करने वाले, एड देने वाले, उसकी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो पाती। तो अगर इसको दंडनीय बनाना है कि यानी कोई भी ऐसा संगठन है, कोई ऐसा समूह है जो दी रेसिस्टेंस फ्रंट को अब कोई भी एड देगा या कोई भी फंडिंग देगा या किसी अन्य प्रकार की सहायता या उसके काम में पार्टिसिपेशन करता है, तो वो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसीलिए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित किया जाता है। कैसे इनके अलग अलग देशों में जो असेट्स वगैरह हैं, जो पैसे हैं, उन सबको कैसे फ्रीज किया जाएगा, बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जाए,
इनका जो मूवमेंट्स हैं अलग अलग देशों में ये जो जाते हैं और फ्रीली, चूंकि अगर विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में इन्हें डिक्लेयर नहीं किया गया है तो ये इजीली अपनी आइडेंटिटी है उसको छुपाकर एक देश से दूसरे देश में घूमते फिरते रहते हैं और अपनी व्यवस्थाओं को पूरा करते रहते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए। आज दुनिया के तमाम देश जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के मुद्दे पर या टेररिज्म के मुद्दे पर एक आपसी सहमति बनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो इस मामले में मदद नहीं करते। अमेरिका ने तो अपना एक पॉजिटिव रुख दिखाया है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे रेफरेंसेस हैं जहां देख करके हमें समझ में आता है कि चाइना जैसे देश टेररिज्म के मामले में खुल करके भारत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। खुल करके क्या, जितना अपेक्षित सपोर्ट हो सकता है वो भी नहीं कर रहे हैं। और देखा गया है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में जबकि पहलगाम आतंकी हमले की भूरी भूरी निंदा होनी चाहिए थी, भर्त्सना की जानी चाहिए थी, कंडेम किया जाना चाहिए था उसे, और उसे ज्वाइंट स्टेटमेंट जो टेररिज्म से रिलेटेड था उसमें मेंशन करना चाहिए था कि पहलगाम आतंकी हमला जो कश्मीर में किया गया पाकिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा, ये कितना गलत था और ये किस तरीके से रीजनल पीस, ग्लोबल पीस के लिए खतरा है, इन सब की निंदा नहीं की गई उसमें। ये बहुत ही विडंबनापूर्ण और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीन जैसे देशों ने ऐसा नहीं किया। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें कि कैसे टेररिज्म को हम खत्म कर सकते हैं या खत्म पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते तो कैसे उसमें कमी ला सकते हैं, कैसे सहयोग को सुनिश्चित कर सकते हैं, तो अगर कुछ संस्थाओं का उसमें नाम लें तो सबसे पहले यूएनएससी आता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कई प्रकार के आतंकवाद विरोधी प्रस्ताव किए जाते हैं। भारत भी प्रस्ताव करता है, अमेरिका भी करता है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूरोपीय देश जो है इस पे करते हैं। अल कायदा सैंक्शंस कमिटी बनी हुई है, अलग अलग रिजोल्यूशंस पास किए जाते हैं टेरर फंडिंग के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की उसमें भूमिका होती है, यूएनजीए की उसमें भूमिका है। तो एक तो यूनाइटेड नेशंस के फ्रंट पर बहुत प्रभावी ढंग से कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस की कई कमिटीज होती हैं जो काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड हैं, उसको अलग अलग देशों को चेयरमैनशिप करने का मौका मिलता है। भारत को भी उसे चेयर करने का मौका मिल चुका है। वहां पर चीजों को बेहतर तरीके से रखा जाए और मोबिलाइज किया जाए देशों को, कैसे देश इसको माने। इसके साथ साथ भारत ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव किया था टेररिज्म से निपटने का, और वो एक कन्वेंशन था, इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म यानी सीसीआईटी का प्रस्ताव भारत ने 1996 में किया था। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने ये प्रस्ताव किया था कि यूएन के सभी 193 देश मिलकर के इस प्रस्ताव को मान लें और सीसीआईटी लागू हो जाए। सीसीआईटी एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पेश करता है कि कैसे टेररिज्म को यानी अंतरराष्ट्रीय जो आतंकवाद है उसकी एक सार्वभौमिक परिभाषा हो सके। किस तरीके से उसमें यह भी कहा गया कि जो 193 देश हैं वो अपने जो क्रिमिनल लॉज हैं, आपराधिक कानून हैं, उसमें संशोधन करके अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा को उसमें इंसर्ट करें। उसमें कहा गया कि टेरर स्पेसिफिक यानी एंटी टेरर स्पेसिफिक लॉज, आतंकवाद विरोधी विशेष कानून, सामान्य कानून नहीं, विशेष कानून हर देश बनाए। और यह कहा गया कि जो टेरर कैंप्स हैं, टेरर आउटफिट्स हैं, इन सबको नष्ट किया जाए, एलिमिनेट किया जाए मिलजुल करके, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसे एक प्रत्यर्पण योग्य अपराध ग्लोबल लेवल पर घोषित कर दिया जाना चाहिए। तो ये दूसरा एक उपाय हम अपने मेंस के परीक्षा में भी बता सकते हैं कि अगर आतंकवाद से प्रभावी तरीके से निपटना है तो सीसीआईटी जैसे कन्वेंशन को जल्द से जल्द लागू करना आवश्यक है। टेरर फंडिंग को रोकने के लिए सोशल मीडिया और ये जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, क्रिप्टो करेंसी है, इन सबको रेगुलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आतंकवादी साइबर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और साइबर क्राइम को एक बहुत बड़ा हथियार बना रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का रोल कैसे आतंकवादी कर रहे हैं और उसे किन किन तरीकों से काउंटर किया जा सकता है, इस पर भी एक ग्लोबल लेजिस्लेशन बनने की जरूरत है।
तीसरी या चौथी बात जो है वो ये है कि आतंकवाद से तब अच्छे तरीके से निपटा जा सकता है जब आतंकवादियों के बारे में, उनके मिशंस के बारे में, उनकी स्ट्रेटजी के बारे में, स्लीपर सेल के बारे में, और जो उनके अलग अलग सिंडिकेटेड नेटवर्क्स हैं, अलग अलग दुनिया के देशों में काम कर रहे हैं, उनके बारे में रियल टाइम बेसिस पर खुफिया जानकारी मिल सके। और इसके लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों को और राष्ट्रों की जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन जासूसी संस्थाएं, उन सबको मिलजुल करके काम करना होगा। जैसे भारत का आईबी है, रॉ है, इसी तरीके से जो हमारे यहाँ मल्टी एजेंसी सेंटर है, इन सब की भूमिका है। लेकिन इसके साथ साथ एफआईयू यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो खुफिया स्तर पर जानकारी इकट्ठा करती है, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मुद्दे पर सारे जानकारियां इकट्ठा करती है। तो ऐसे ही दुनिया में और भी देशों में एफआईयू हैं, और उन सब एफआईयूज का अगर एक हम ग्लोबल नेटवर्क बना दें तो उस संगठन को हम एगमॉन्ट ग्रुप कहते हैं। तो एगमॉन्ट ग्रुप जो है, भारत उसका सदस्य है। एगमॉन्ट ग्रुप के द्वारा आतंकवाद से संबंधित या टेरर फंडिंग की, आतंकवादी कहां कहां से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, कौन कौन से तरीके हैं, उन सब के बारे में जो जानकारी है वो अलग अलग देशों के एफआईयूज को शेयर की जाती है। और अलग अलग देशों के जो एफआईयूज हैं वो एगमॉन्ट ग्रुप को भी अपना जो भी जानकारी आतंकवाद से रिलेटेड, टेरर फंडिंग, ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग पर है वो साझा कर देते हैं। तो इससे एक काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन का मुहिम तैयार होता है। इसके साथ साथ हम इंटरपोल का जिक्र कर सकते हैं। इंटरपोल एक ग्लोबल पुलिस नेटवर्क है जिसके माध्यम से दुनिया भर के जो पुलिस हैं, पुलिस सिस्टम है, उसको एक अलर्ट जारी किया जाता है इंटरपोल के द्वारा। कभी रेड नोटिस जारी करके, कभी ब्लू, कभी पर्पल, कभी येलो, अलग अलग प्रकार के नोटिस जारी किए जाते हैं। जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं, जो ग्लोबल पीस के लिए खतरा हैं और जिनको आप उनको पकड़ करके दूसरे देश से किसी दूसरे देश में ले जा करके मुकदमा चलाना है, ऐसे में रेड कॉर्नर नोटिस या रेड नोटिस जो जारी किया जाता है, उसमें दुनिया के अलग अलग देशों के जो पुलिस नेटवर्क्स हैं वो सब इंटरपोल को मदद करते हैं और उनको जानकारी साझा करते हैं। तो इंटरपोल हो गया, एगमॉन्ट ग्रुप हो गया, और तीसरा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि पेरिस में स्थित है। और यहां पर ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में देशों को शामिल किया जाता है, और ब्लैक लिस्ट करके उन देशों पर बहुत ज्यादा कठोर नियंत्रण किया जाता है कि वो टेरर एक्टिविटीज या टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व न हो। तो ग्लोबल लेवल पे जब इस तरीके से कार्यवाही होगी और उसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं दिखेगी, डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखेगा, यानी दुनिया के देश अगर जब ये मानेंगे कि भाई आतंकवाद हमारे यहां भी खतरा है और भी देशों के लिए खतरा है, इसलिए हम सबको मिलजुल करके इससे लड़ना चाहिए, तब वो सपोर्ट करेंगे और किसी भी आतंकी संगठन को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेंगे। तमाम ऐसे देश हैं जो पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने से हिचकते हैं। कई अवसरों पर स्विट्जरलैंड के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा गया कि हमास को टेररिस्ट घोषित करना था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और अन्य संगठनों को, तालिबान को करना था, लेकिन उस पे हिचक देखी गई। ये हिचक जब जिस दिन टूटेगी तब हम आतंकवाद से और ज्यादा प्रभावी तरीके से लड़ पाएंगे। और अमेरिका ने ये जो फैसला लिया है कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले द रेसिस्टेंस फ्रंट को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट का जो दर्जा देने का निर्णय लिया गया है, वो एक ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा तनाव चल रहा है, थोड़ा क्या, एक गंभीर तनाव की तरफ अग्रसर है। हाल के समय में ही हम लोगों ने देखा कि नॉनवेज मिल्क के मुद्दे पर कैसे अमेरिका और इंडिया के बीच में जो डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के एक एग्रीमेंट होने वाला है, उसको लेकर के विवाद चल रहा है। इसके अलावा रशिया से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका और साथ साथ जो नेटो के प्रमुख हैं वो ब्रिक्स देशों को, खासकर इंडिया को धमकाने की कोशिश में लगे थे। तो ये स्थिति अगर ज्यादा गंभीर होगी तो अमेरिका के
खिलाफ जो है बहुत से देश हो सकते हैं, मतलब भारत भी कुछ हार्श स्टैंड ले सकता है अपनी क्षमता के अनुसार अमेरिका के अगेंस्ट में, और इस बात को अमेरिका समझता है, इसलिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें भी की जाती हैं। अगर भारत, चीन, रूस, ब्राजील और अन्य देश, ईरान जैसे देश मिलजुल करके एक बहुत ही मजबूत ब्लॉक बना लेते हैं तो निश्चित रूप से वो अमेरिका को एक कठोर चुनौती दे सकते हैं, और इस बात को अमेरिका कहीं ना कहीं महसूस करता है। तो जितना ज्यादा वो आक्रामकता दिखा रहा है बोलने के स्तर पर, उतना शायद आक्रामकता करने के स्तर पर वो नहीं दिखा पाएगा। और उसी कड़ी में ये भी देखा गया है कि भारत को एक तरीके से खुश करने के लिए, कह सकते हैं अपीज करने के लिए भी अमेरिका ने ये बड़ा फैसला लिया। और अमेरिका को हमेशा ये दिखाना भी होता है कि वो मानवाधिकारों का संरक्षण के लिए बहुत सेंसिटिव है, वो आतंकवाद से मुक्त विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए बहुत एक्टिव है। तो इसलिए ये फैसला लिया गया। उम्मीद है कि ऐसे फैसले और भी बड़े बड़े देशों के माध्यम से सामने आते रहेंगे, जिससे ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के फेवर में ग्लोबल टेररिज्म के सामने एक कठोर प्रहार किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, अगले किसी अन्य प्रोग्राम के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।